वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का वीडियो पार्ट 66 है और TPA का पार्ट 4 है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सेडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया, अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा।
अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा। हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके, हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिशिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए, तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। हाँ, वो सेक्शन 65 जो हम लोगों ने पिछले
जो सेक्शन 25 का कौन सा इलस्ट्रेशन डी था, क्या था? डी था सर, 25 का डी। हाँ। जो इन्फोर्सिएबिलिटी वाले एस्पेक्ट पे जो हम लोगों ने चर्चा किया था, यस सर। मतलब लॉ को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। लॉ इज ए कंटिन्यूअस थिंकिंग सब्जेक्ट विथ एक सेकंड। यस सर। हाँ, लॉ इज ए कंटिन्यूअस थिंकिंग सब्जेक्ट। इसी तरीके से हर लीगल प्रोफेशनल या लॉ स्टूडेंट को अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो नाउ जस्ट रीड illustration D, section 25. A transfers rupees 500 to his niece C if she will desert her husband. The transfer is void. हाँ, तो एक चाचा अपनी भतीजी को कितना 50 कितना पैसा ट्रांसफर कर रहा? 500 सर। हाँ, 500 से वट एवर द अमाउंट। तो कहता है कि अपने हस्बैंड को डिजर्ट कर दो। तो चूंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वाइड है, और ये क्या वाइड एब इनिशियो है या डिस्कवर टू बी वाइड एट लेटर स्टेज? सर void ab initio है। एब इनिशियो। तो अब हम लोगों ने तो इससे पहले वाले पार्ट में ये किया था कि जैसे उदाहरण दिया था कि हस्बैंड को डिजर्ट कर दो, 2 करोड़ रुपए ले लिया, और अब अनजस्ट इनरिचमेंट अप्लाई करेगा कि नहीं, एग्जामिनिंग द वैलिडिटी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 65। और एक पोर्शन को हम लोगों ने डील किया, मतलब व्हाई एग्रीमेंट विच कुड बी इन्फोर्स एट लॉ। तो हम लोगों ने ये देखा था कि व्हाट इज इन्फोर्सिबिलिटी बाय द लॉ, उस लिमिटेड एस्पेक्ट को। अब नाउ कमिंग बैक टू सेक्शन 65, रेस्टिट्यूशन 3 जगह है, नोट इट डाउन। रेस्टिट्यूअर एक वर्ड है, रेस्ट REST, रेस्टिट्यूअर RESTITUERE। यस सर। तो रेस्टिट्यूअर वर्ड का मतलब होता है टू रीबिल्ड और टू रीस्टोर। लैटिन का वर्ड है। सर क्या पहला वाला वर्ड क्या बोले सर? रेस्टिट्यूअर मींस टू रीबिल्ड, फिर से बनाना, रीबिल्ड और रीस्टोर। यस सर। हाँ, तो अब एक लीगल मैक्सिम है, रेस्टिट्यूटियो RESTITUTIO, रेस्टिट्यूटियो इन इंटेग्रम। यस सर। तो ये दूसरे सेंस पे है, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, बैंक लिखो केस का नाम। वैसे केस वगैरह नहीं बोलना चाहिए इंटरव्यू में, बिकॉज टेलिंग ए हाई कोर्ट जज अबाउट द केस, मतलब फिर आगे के लिए तैयार हो जाओ कि फिर वो केस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछ, मतलब थोड़ा सा हमें सेंसिबली आंसर देना है। अगर शो ऑफ करेंगे कि आप बहुत जानते हैं तो फिर उस लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा और 2 सेकंड में धराशायी भी हो। मतलब अच्छा सर, मतलब हम सर ऐसे इलस्ट्रेशन के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लीजिए पूछा जाए कि इज सेक्युलरिज्म अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा आंसर होगा यस, वो तो है सर। तो उसमें केस लॉ साइट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, सिंपल क्वेश्चन है तो आप साइट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। जहाँ एक्सप्लेनेशन है और वहाँ पे आप आंसर नहीं दे रहे हैं बट एज इफ यू आर टीचिंग देम, ठीक। तो मतलब टीचिंग नहीं होना चाहिए। वी कैन नॉट टीच इंटरव्यू बोर्ड। उनके द्वारा प्रोनाउंस किया हुआ जजमेंट हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, डेट इज बाइंडिंग फॉर अस। तो जैसे मान लीजिए कुछ डिस्कशन हो गया और वहाँ एक्सप्लेनेशन पूछा जाता, तो जस्ट गिव आंसर फॉर द पर्पसेज ऑफ इंटरव्यू। नेवर ट्राई टू डोमिनेट देम, नेवर ट्राई टू टीच देम।
ओके स्वाभाविक है कि अगर वहां पे तो फिर ईगो ऑफेंड हो जाएगा। हाँ और एक जगह तो आपने बता दिया, फिर अब तैयार हो जाइए, अब वो सेकंड भी नहीं लगेगा, औंधे मुंह गिरेंगे, नाक वगैरह सब टूट जाएगा, धड़ाम से गिरेंगे जमीन पर। तो ये गलती कभी भी किसका कब क्या, ह्यूमन ओपिनियन, द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन ओपिनियन इज इट्स डाइवर्सिटी। तो कब क्या अब कहा नहीं जा सकता, एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर सकती है। तो उसके लिए बड़ा सोच समझ के, बड़ा केयरफुल होते हुए रहना है। सर जैसे कि मतलब अगर हम ये कहना चाहें कि बिना अगर केस का नाम में भी काम चल सकता है तो हाँ, वो ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड ओनली द रीजनिंग एंड लॉजिक। और आप देखेंगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि हाई कोर्ट की जजमेंट ओवर रूल हो गई और ट्रायल कोर्ट की कंफर्म हो गई। हाँ मैं मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। तो इट डजेंट मीन कि हाई कोर्ट है तो हाई मतलब लीगल लॉ इज ए थिंग ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। जस्ट लाइक क्रिकेट का मैच, कि अब जैसे वही व्यू जो हमने बताया, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ द व्यू। अब जो चीजें जैसे इन्फोर्सिएबिलिटी, अब सेक्शन 65 पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे इन्फोर्सिएबिलिटी वाला तो गलत था, 65 इज मोर एक्यूरेट। पढ़िए 60, अब नाउ रीड 65। When an agreement is discovered Just to be void. one second. हाँ पढ़िए। When an agreement is discovered to be void, or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it. तो ही इज बाउंड टू रिस्टोर लिखा हुआ है कहीं? Yes, sir. तो ये हो गया ऑब्लिगेशन। अब 65 का क्या मीनिंग निकलता, आई डू नॉट नो, मुझे कुछ ज्यादा नहीं आता। यू नीड टू क्लैरिफाई एंड एक्सप्लेन। सर ये बात करता है आपका अनजस्ट एनरिचमेंट की इन रेस्पेक्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स। तो ये जो एग्रीमेंट है कि अपने हस्बैंड को छोड़ दो, मेरी रखाल बन के रहो, 2 करोड़ रुपया दूंगा, अगले ने 2 करोड़ रुपया भी ले लिए मेरे से और मेरे साथ रह भी नहीं रही है, तो ये क्या होगा? तो ये एग्रीमेंट वॉइड है अब इनिशियो। यस सर। और बाउंड टू रिस्टोर एक एप्लीकेशन एराइज होता है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 65। एप्लीकेशन एंड बाउंड टू रिस्टोर। तो यस सर। तो फिर इसको कैसे समझेंगे? अगर 2 करोड़ रुपया ले लिया मेरे से और साथ रहने से भी मना कर देती है, अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ते, तो ठीक है, ना रहे उसकी मर्जी है, 2 करोड़ रुपया तो मेरा वापस करे। और 65 से किसी इज बाउंड टू रिस्टोर, है ना ये बात? यस सर, यही चीज देखिए, यही चीज लिखी है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो हम लोगों का जॉब है। जो चीजें जैसी लिखी हैं, लॉ में, लॉ की खूबसूरती है कि लिखा होता है कुछ और मीनिंग होता है कुछ। ये भी लॉ की एक खूबसूरती है, इसे हम लॉ का, यही ब्यूटी है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लॉ। और इसलिए लोग कहते हैं कि लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ, बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्स ब्यूटी। अब देखिए, अब नंबर 1 ठीक है, एब्लिगेशन हो गया। अब नाउ टू परफॉर्म दिस एब्लिगेशन, इंजंक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ द एब्लिगेशन, कौन सा इंजंक्शन?
परमानेंट या यस मैंडेटरी मैंडेटरी सेक्शन 39 यस। यस सर। तो अब वो जो फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन अंडर 65 कोर्ट हैज डिस्क्रिशन, कोर्ट में इशू इंजंक्शन, कोर्ट में नॉट इशू इंजंक्शन। अगर नॉन जुडिशियस एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन इज द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, तो कोर्ट अब उसको कहेगी कि या तो तुम अपने हस्बैंड को छोड़ो और इसकी रखाल बन के रहो, या इसका 2 करोड़ रुपया वापिस करो। तो कैन कोर्ट डू इट? कैन डिस्क्रिशन बी एक्सरसाइज इन सच ए मैनर? नो सर। So therefore, despite arising of the obligation, despite a man being bound to restore it, can it be enforceable at law? नो सर, enforceability at law is not possible. अब चलो एक दूसरा थोड़ा सा स्टूडेंट के समझने के पर, ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया, थोड़ा सा एक सिंपल सा उदाहरण दे देते हैं। यस सर। ए ने बी को कहा कि सी का मर्डर कर दो और ये 2 लाख रुपए रखो। हाँ बी ने 2 लाख रुपए रख लिया, सी का मर्डर नहीं करा। हाँ कैन ए केस भी फाइल्ड कि ये 2 लाख रुपए दिलवाइए, इसे दिया गया था सी का मर्डर करने के लिए, इसने मर्डर भी नहीं किया और पैसे भी रख लिया। नहीं सर। तो अगर उस हिसाब से 65 को अगर अप्लाई करें इस हाँ। केस में कि ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ कि बी जो है सी का मर्डर करेगा और ए उसके लिए उसे 2 लाख रुपए देता। यस सर। तो अब इस एग्जाम्पल को सेक्शन 65 के नजरिए से देखते हैं। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, यस सर। यहाँ भी एब्लिगेशन हो गया टू रिस्टोर करने के लिए, नॉट ओनली एब्लिगेशन दैट पर्सन इज बाउंड टू रिस्टोर। हाँ तब क्या कहेगी कोर्ट कि आपने मर्डर नहीं किया, 2 लाख वापिस दीजिए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द ट्रू मीनिंग। लिखा होता है कुछ और उसका मीनिंग एट्रीब्यूट किया जाता है कुछ और। तो मतलब ये प्रॉपर एट्रीब्यूशन ऑफ द मीनिंग इज आल्सो वेरी एसेंस ऑफ द लॉ टीचिंग। यस सर, इससे पहले भी समझाया था हमको सेक्शन 190 सीआरपीसी का, जहाँ पे लिखा था, मैंने आपसे पूछा, आपने क्वेश्चन किया था कि इज द मैजिस्ट्रेट बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द चार्ज if the offense is अब ना जस्ट उसको बाद में देखेंगे, 2-3 और बेसिक सी चीजें। अब जो रेस्टिट्यूशन के बारे में 3 जगह बताया हुआ है। यस सर। 65 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 30, सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ। पढ़ो जरा उसको निकाल के, थोड़ा लंबा है, एक रीडिंग जस्ट दे दो। यस सर। सेक्शन 33, power to require benefit to be restored or compensation to be made when instrument is cancelled or is successfully resisted as being void or voidable. Subsection 1 states, on adjudging the cancellation of an instrument, the court may require the party to whom such relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may have received from the other party, and to make any compensation to him which justice may require. Continue. Section 2 states, where a defendant successfully resists any suit on the ground that the instrument sought to be enforced against him in the suit is voidable, the court may, if the defendant has received any benefit under the instrument from the other party, require him to restore so far as may be such benefit to that party or to make compensation for it. That the agreement, and clause B states that the agreement sought to be enforced against him in the suit is void by reason of his not having been competent
to contract under Section 11 of the Indian Contract Act 1872, the court may, if the defendant has received any benefit under the agreement from the other party, require him to restore, so far as may be, such benefit to that party to the extent to which he or his estate has benefited thereby. तो नाउ हियर ये पढ़ के क्या लगा कि रेस्टिट्यूशन इज डिस्क्रिशन और मैटर ऑफ राइट? डिस्क्रिशन लगा सर इसमें? बिल्कुल लगा गया है डिस्क्रिशन। सेक्शन 144 सीपीसी, थोड़ा बस पन्ने पलट लो। सर एक कंफ्यूजन हो रहा है हमको। जैसे 33 पर एसआरए का उसमें है डिस्क्रिशनरी और सेक्शन 65 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें है द पर्सन इज बाउंड टू रिस्टोर। तो पर्सन इज बाउंड, देयर इज एब्लिगेशन टू रिस्टोर। यस सर। गुड सेंस उस पे प्रिवेल करे और वो अपने आप वापस कर दे तो बात अलग है। इस एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रहे, ऐसे जनरल कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे। लॉ एक सब्जेक्ट है किंतु परंतु का। हाँ। इट इज एडवांस डिसिप्लिन, तो it answer may be different into different situation. Yes, sir. There may not be uniformity of the answer. हाँ। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये डॉक्टरी से अलग है। बुखार है तो पैरासीटामोल काम करेगा, लेकिन लॉ में कोई जरूरी नहीं कि बुखार है तो पैरासीटामोल काम ही करे। हो सकता है कि उस पैरासीटामोल से रिएक्शन भी हो जाए। हाँ। तो लॉ इज टोटली ए डिफरेंट सब्जेक्ट। यस सर। तो 65 merely creates an obligation and nothing apart from the obligation. Yes, It sir. creates an obligation upon a party. अब question is whether court is bound to compel performance of every obligation or court has discretion to compel a party to perform an obligation. डिस्क्रिशन है सर उसके पास। तो every obligation doesn't mean, obligation by itself does not mean that a party can always be compelled to for its performance. क्या obligation necessary होता है कि a man can be compelled to perform his obligation, or we have to see the nature of the obligation and the Yes sir. obligation does not necessarily means that its performance has to be compelled, can be compelled. So section 65 only talks about the obligation of the party. Section talks about the substantial law of the principle of unjust enrichment. Yes, sir. Section 65 also talks about equity jurisprudence, that it may not be proper that if you have taken some advantage and due to some reason it later is found to be discovered. जो लैंग्वेज यूज किया गया है सेक्शन 65 में भी वाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। हाँ। एक बार फिर से पढ़ दो सेक्शन 65। When an agreement is discovered to be void, or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it. तो अगर सिर्फ हम सेक्शन 65 को पढ़ें Yes. और सेक्शन 33 नहीं पढ़ें, सेक्शन 39 को नहीं पढ़ें, तो हमारी जानकारी लीगली रॉन्ग हो जाती है। सेक्शन 65 को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। whenever it has to be read, it has to be read in light of section 33 and section 39. Yes, sir. Yes, sir. तो अब सेक्शन 65 टॉक्स अप टू थिंग। वन, द एग्रीमेंट इज void.
Number 2, it talks in case agreement discovered to be void or is void, there is an obligation to restore. From there arises the concept of unjust enrichment. अब now and thereafter section 65 ends. Nothing is left now in 65. अब now enforcement of the obligation, performance of the obligation are to be performed in accordance with the provision of the SRA. 33, कितनी समझदारी करेगी, डिस्क्रिशन दे दिया। हाँ मतलब फाइनल, मतलब ये तो एडवांस डिसिप्लिन जो है कि अगर डिस्क्रिशन नहीं होता तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता। एडमिन लॉ में वही पढ़ते हैं कि भैया जितना डिस्क्रिशन निगेट कर सको करो, लेकिन साथ में भी कहते हैं कि टोटल निगेशन ऑफ डिस्क्रिशन इज नॉट विजडम। ये एडमिन लॉ में हम लोग पढ़ते हैं। yes sir As much as negation of discretion is possible, do that. But let discretion remain alive. Let discretion survive. An exercise of discretion has to be judicious. Judicious exercise means reasonable exercise in accordance with the law. So now coming back, हमें ये मिल गया कि एप्लीकेशन बाउंड टू, मतलब नॉट ओनली द एप्लीकेशन शब्द जो इस्तेमाल किया गया, बाउंड टू द स्टोर। yes sir तो दिस बाउंड टू द स्टोर, यह एक, अब किस तरह का बाउंड टू द स्टोर, किस तरह का, तो नाउ इट बिकम्स डिस्क्रिशन। अगर मान लीजिए कि ए ने बी को, मैं वो रखैल वाला एग्जाम्पल हटा के एक दूसरा एग्जाम्पल देते हुए जो समझने के लिए इजी होगा, ए और बी के बीच एग्रीमेंट होता है कि बी सी का मर्डर करेगा और इसके लिए ए ने उसको 2 लाख रुपए दे दिया। सी ने मर्डर तो नहीं किया लेकिन 2 लाख रुपए रख लिया। तो अब वैसी स्थिति में अगर 65 को लगाएं तब भैया सी का मर्डर नहीं करा, 2 लाख वापिस करो। विल इट बी इन फेवर ऑफ पब्लिक पॉलिसी? no sir और अरे भैया अनजस्ट इनरिचमेंट है। हाँ विल इक्विटी कम टू द हेल्प ऑफ ए? अगर ए हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर, तो क्या इक्विटी कम्स टू प्रोटेक्ट ए मैन हु इज एट फॉल्ट हिमसेल्फ? no sir तो ये को वहां भी डिस्क्रिशनरी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो मैंने पिछले इसके सेशन में ये कहा था कि क्या होगा, तो ऐसे कहा था कि ही विल फेस द कंसिक्वेंसेज ऑफ प्लेइंग म्यूजिक। तो अब और इस तरह के एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस के लिए no one can be compelled to perform such an obligation। तो इसीलिए एक लिमिटेड पॉइंट को समझाया गया। बैंक ऑफ राजस्थान डिक्टेट कराया था कि नहीं वर्सेज पालाराम गुप्ता? नहीं सर नहीं सर डिक्लेयर yes sir बैंक ऑफ राजस्थान वर्सेस श्री पालाराम गुप्ता, इस केस में कहा गया था कि एग्रीमेंट व्हिच आर वाइड एब इनिशियो, yes sir उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन नॉट बी अप्लाइड। yes sir तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को इस सेंस में समझना है कि वाइड एग्रीमेंट भी कई तरह के हो सकते हैं। हाँ
अब जैसे बिहार में पहले एक्साइज एक्ट नहीं था, तो शराब से संबंधित एग्रीमेंट एक्साइज एक्ट जब नहीं था तब वैलिड था। एक्साइज एक्ट आने के बाद वो एग्रीमेंट वॉइड हो गया। तो अब एवरी वॉइड एग्रीमेंट में क्या रेस्टिट्यूशन हर एक वॉइड एग्रीमेंट में होगा, या नेचर ऑफ दैट वॉइड एग्रीमेंट इज टू बी सीन? Nature of that void agreement has to be taken into account. हम लोग स्टूडेंट एडिशन की किताबों में यह पढ़ते आए हैं, लॉ स्कूल में हमें यह पढ़ा के भेजा गया, ऑलवेज देयर वुड बी रेस्टिट्यूशन इन वॉइड एग्रीमेंट। अब हाई कोर्ट के जज साहब जो इंटरव्यू लेंगे वो इसको अप्रिशिएट करेंगे कि देयर वुड बी ऑलवेज रेस्टिट्यूशन इन ऑल द वॉइड एग्रीमेंट, और यू हैव टू सी द नेचर ऑफ द वॉइड एग्रीमेंट। In void agreement, there may be restitution, and in void agreement, there may not be restitution. In some of the void agreement, there may be restitution, and in some of the void agreement, there may not be restitution. So therefore, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना और जब ये डिफिनीशन दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट हम किसे कहेंगे, तो एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो ये सारी प्रॉब्लम उस समय लोगों ने, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा जा रहा था और जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इवोल्यूशन हुआ, तो मजबूरन ये लिखना पड़ा कि एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। इट्स नॉट दैट एवरी एग्रीमेंट, बट ओनली दोज लिमिटेड एग्रीमेंट व्हिच कैन बी इन्फोर्स बाय द लॉ। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट है कि ये बी का मर्डर करेगा, इज दैट एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल एट लॉ? No, sir. तो इसीलिए पहले वाले में हमने इनफोर्सिएबिलिटी को डील किया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि भाई थोड़ा कंप्लीट कर दिया जाए, आगे भी थोड़ा कर दिया जाए, तो अब जाके कंप्लीट पिक्चर बन के आया माइंड में। हाँ सर। अब ठीक है, अब क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। No, sir. क्वेश्चन पूछा गया है, रेस्टिट्यूशन वगैरह पूछा। अब कैंडिडेट, अब होता क्या है ना कि हमें भी सही, अरे मेरी जो जानकारी है वो हियर से है। हाँ। मैं तो अब जैसे मान लो तुम ही जाके इंटरव्यू दोगे और तुम मुझे बताओगे, उस बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन बनाऊंगा। तो अब हाँ। तुमने मुझे कितना सही किस सेंस में बताया, वो तो मेरे पास उसको वेरीफाई करने का तो कोई मौका नहीं है ना। तो लेकिन फिर भी मतलब अब रेस्टिट्यूशन वगैरह जब पूछा जाता है, आप आंसर चले गए। एक बार पूछा गया 30th में पूछा गया, इन पैरी डेलिक्टो क्या होता है? क्या होता है इन पैरी डेलिक्टो? तो याद नहीं आ रहा, पढ़ा था मैं। अब पता नहीं है, याद नहीं आ रहा, तो ये फेवरेट है, गूगल करो और करके मुझे बताओ कि इन पैरी डेलिक्टो का मतलब क्या होता है। गूगल इसलिए करवा रहे हैं कि तुमको एज ए पनिशमेंट याद है कि सर ने मुझे गूगल करवाया। बोथ पार्टीज आर एट फॉल्ट। हाँ, तो इस तरह के जो कि अपने हस्बैंड को डिजर्ट करो या रखैल बन के रहो या उसका मर्डर कर दो, तो यहाँ पे लीगल मैक्सिम इन पैरी डेलिक्टो। तो जब बोथ द पार्टीज आर एट रॉन्ग, कैन देयर बी रेस्टिट्यूशन? नो सर। आपने अब तो ऐसे में क्या होता है, अब मान लीजिए कि यही मुकदमा कोर्ट में पहुंच गया
हम्म, और कोर्ट में पहुंच गया कि फॉर एग्जाम्पल एक टफ क्वेश्चन, एलजीबीटी की को होमोसेक्सुअलिटी को खत्म कर दिया गया। अब मान लीजिए कि टू होमोसेक्सुअल्स में बी गे और लेस्बियन में बी वट एवर बी डेट एज इट में, उनका एग्रीमेंट होता है टू लिव टुगेदर, राइट, लिव टुगेदर, और वो लोग आपस में शादी करेंगे। दे विल लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ। दो होमोसेक्सुअल पर्सन्स में ये एग्रीमेंट हो जाता है। एक आदमी ने ब्रीच कर दिया, कैन डेट बी इन्फोर्स्ड? नहीं सर। वाई इट कैन नॉट बी इन्फोर्स? हमें लॉ में हमेशा वाई पे फोकस करना। वाई पे जितना फोकस होगा नॉलेज उतनी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सर आप किसी को कंपेल कैसे कर सकते हो किसी और के साथ रहने के लिए? दैट वुड शुड बी अगेंस्ट पब्लिक। यस, दैट इज वन। एंड सो फार एज क्या होमोसेक्सुअल्स को मैरिज शादी करने का भी अधिकार मिल गया, या ओनली होमोसेक्सुअलिटी इज नो ऑफेंस इफ विथ कंसेंट? सर बस उसको ऑफेंस की कैटेगरी से हटा दिया। हाँ, क्या मतलब होमोसेक्सुअल मैरिज क्या ये रिकॉग्नाइज किया गया है, मैरिज बिटवीन टू होमोसेक्सुअल्स? नो सर। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां सेम सेक्स मैरिज अलाउड है। अभी हाल में ही भूटान में अलाउ किया गया, एशिया में 7 कंट्रीज में अलाउड है। तो अब नाउ अब जैसे एडल्ट्री जजमेंट, यस सर। एडल्ट्री पहले एक ऑफेंस के तौर पे था, हाँ और आज एडल्ट्री एक मोरल रॉन्ग के तौर पे, कुछ लोगों के लिए मोरल रॉन्ग हो सकता है और कुछ लोगों के लिए नॉर्मल सी बात हो सकती है। तो कहने का मतलब कि व्हाट इज मोरल टुडे, टुमारो इट मे बी इमोरल, और वाइस वर्सा। जब सती प्रथा होता था तो सती प्रथा उस समय मोरलिटी थी, फैमिली प्राइड एंड ऑनर। बाद में वो धीरे धीरे इमोरल हो गया। कल तक एडल्ट्री इमोरल था, हो सकता है कि लॉ चेंज हो तो मोरल भी हो जाए। तो मोरालिटी चेंजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, एथिक्स चेंजेस। ये कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट लॉ मतलब, एंड देयरफॉर लॉ इज द एडवांस डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। लॉ ऐसा नहीं है, आप इसको समझेंगे, एनालाइज करेंगे। आई होप एंड बिलीव कि इस एस्पेक्ट को हम लोगों ने इंटरव्यू पर्पस के लिए मोर देन सफिशिएंट कवर कर लिया। आप आगे बढ़ें। यस सर। अब सवाल ये है, मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, जो हम लोग स्टूडेंट एडिशन की किताब या नोट्स पढ़ते हैं, उन सारे चीजों का उन पर कोई खास असर नहीं हो। क्या उन सारे चीजों से वो इन्फ्लुएंस होंगे अच्छे नंबर के लिए, या हम इस तरह हमें अच्छे नंबर के लिए अगर लॉ प्रोफेसर अगर हमारा इंटरव्यू ले रहे होते तो हमको बहुत अच्छे नंबर मिल जाते उन्हीं किताबों से। हाँ। लेकिन जब आपका इंटरव्यू हाई कोर्ट के जज साहब के द्वारा होगा तो स्टूडेंट एडिशन की किताबों से हमारा आंसर उतना, मतलब हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल वे में, शॉर्टकट, थोड़ा रिफाइन तरीके में बोलना, बहुत ज्यादा का फासला नहीं है उसमें। 25 हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद एक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, सेक्शन 27। व्हाट इज दैट?
हालांकि ये पीटी मेंस पर्पस से इंटरव्यू के लिए ये पूछा नहीं गया है। 27 को हम लोग अभी छोड़ देते हैं ठीक है सर, तो थोड़ा हमको रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज कर लेना, नोट कर लो। अभी तक तो नहीं पूछा गया एक्सेलरेशन। मार्क कर लेते हैं बैरक में। हाँ, मार्क कर। और अब सीधे इलेक्शन, कौन से उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। 35 है सर। हाँ, तो ये तो सिंपल सिंपल है 35। Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत व्हेन इलेक्शन इज नेसेसरी। ना सर, देखो कुछ एक रीडिंग दे दो। when a person professes to transfer property which he has no right to transfer and as part of the same transaction confers any benefit on the owner of the property, such owner must elect either to confirm such transfer or to dissent from it, and in the latter case he shall relinquish the benefit so conferred, and the benefit so relinquished shall revert to the transfer or his representative as if it had not been disposed of. Subject nevertheless. When the transfer is gratuitous and the transferor has, before the election, died or otherwise become incapable of making a fresh transfer, and in all cases where the transfer is for consideration, to the charge of making good to the disappointed transferee the amount or value of the property attempted to be transferred to him. अब जैसे मान लो कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी और आपको कहा कि यार आपकी प्रॉपर्टी 1000 रुपए की थी, ये 1000 रुपए आप रख लीजिए। तो यू हैव ए चॉइस आइदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट, और वो चॉइस एक्सेप्ट और रिजेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। इसमें कुछ उतना नहीं है इंटरव्यू पर्पस से पूछने के लिए, मतलब मेंस के लिए तो पढ़ा ही होगा ना। हाँ, ऑनर्स ड्यूटी टू इलेक्ट है इसमें। और उसके बाद सीधा जो है 43 हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिया है। ट्रांसफर बाय पर्सन, ये ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल, इसको कर लिया था। और इसमें कौन सा केस था, गार्डन वाला। हाँ, वो याद रखना, वो हिस्टोरिक बहुत मेजर केस है। उसी केस ने बहुत सारे चीजों का जन्म दिया। और उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी कौन से सेक्शन में है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी 48 क्या है? हाँ, पढ़ो उसको। Where a person purports to create by transfer at different times rights in or over the same immovable property, and such rights and cannot all exist or be exercised to their full extent together. Each created right shall, in the absence of a special contract or reservation binding the earlier transferees, be subject to the rights previously created. तो फर्स्ट ट्रांसफर प्रिवेल करेगा। Yes, sir. मतलब एक ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी को राइट है कि वो किसी भी तरह का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है, किसी को पार्शियल इंटरेस्ट, अगले को भी पार्शियल, किसी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो अगर कुछ हो नहीं है तो जो पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और उसको और इसके बाद जो सीधे बाकी पीटी मेंस पर्पस से बीच में बहुत सारे रेलिवेंट हैं, लेकिन अब सीधे लीज पेंडेंस 52। Yes, sir. अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एवरी ट्रांसफर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन इज वॉइड, ये है लीज पेंडेंस। एवरी ट्रांसफर नहीं सर, एवरी ट्रांसफर वॉइड नहीं होता।
कौन सा ट्रांसफर होता? ओनली दोज ट्रांसफर विच में अल्टर द इफेक्ट ऑफ डिक्री। Right. अब एग्जाम्पल से इसको समझा देते हैं। ए और बी के बीच कोई मुकदमा चल रहा, Yes, sir. बी ने उस मुकदमे की सुनवाई के दौरान ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द लिस्ट, लिस्ट मतलब लिटिगेशन, पेंडेंस मतलब पेंडेंसी, तो बी ने क्या किया कि वो प्रॉपर्टी आगे सी को बेच दे। Hmm. तो अब सी के फेवर में जो टाइटल डीड है वो मियरली बिकॉज नलिफाई नहीं हो जाएगा अगर ए का सूट डिसमिस हो गया, Hmm. तो भी ये सी को जो बेचा गया लिस्ट पेंडेंट से हिट होगा, या ए का सूट डिक्री होगा तब सी वाला हिट होगा। जब ए का सूट डिक्री होगा तब So it's not that every transfer during pendency of litigation is void ab initio. Only those transfer which may defeat the effect of the decree would be void. इसमें ये लिस्ट पेंडेंस का डॉक्ट्रिन किस केस से लिया गया? बेलामी वर्सेस सबाई। हाँ, टर्नर जज का नाम था, और 52 के बाद 52 पूछा जाता है मेंस पर्पस से। इसमें उतना कुछ व्हाट इज फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर? Sir, where transfer has been made to defeat or delay the interest of the creditors. Transfer of immovable property. डिले और डिफीट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर किसका? ऑफ ट्रांसफरर का ना जरूरी है। Yes, sir. ट्रांसफरर कहा था। नहीं sir. हाँ, तो उसको चेक करो, उसको नोट करो। एग्रीमेंट टू पार्ट परफॉर्मेंस। व्हाट इज पार्ट परफॉर्मेंस? Under the doctrine of part performance, if a person has taken possession of an immovable property on the basis of a contract of sale and has either performed or willing to perform his part of the contract, then he shall not be ejected from the property on the ground that the contract has not been registered and no legal title has been passed on to him. हाँ, तो एक तरह से इक्विटी के प्रिंसिपल है, और इसको इक्विटी या पार्ट परफॉर्मेंस भी हम लोग कहते हैं। तो ये ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें कुछ मतलब ये टेक्निकल नहीं है, ये बहुत सिंपल है। इसमें फंसने के चांसेस नहीं है, मतलब जहाँ फंसने वाले चांस हैं या जहाँ पे ट्विस्ट करने के चांस हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हर चीज़ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। अब सेल, एग्रीमेंट टू सेल कोई राइट क्रिएट करता है या नहीं करता? No, sir. कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है? Yes, sir. The last line, it does not of itself create any interest in or charge on such property. हाँ, तो ये सेल जो है हम लोगों का शुरुआती में एक चीज छूट गया था डेफिनेशन क्लॉज में। अटेस्टेशन तो हम लोगों ने किया था, लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं कर पाया था। टीपीए में क्या दिया हुआ डेफिनेशन इंस्ट्रूमेंट का? अचानक मुझे याद आया कि इंस्ट्रूमेंट शायद बहुत सारे बच्चे लोगों का मॉक चलते रहता है, तो कभी कभी read out definition of instrument. Non-testamentary instrument. तो क्या हो टेस्टामेंट किसे कहते हैं? So non-testamentary instrument. मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ, वो बताइए। टेस्टामेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टामेंट? Sir, testament by will से properties transfer होते हैं. टेस्टामेंट मीन्स विल, कॉडिसिल मतलब विल, एंड नॉन टेस्टामेंट्री तो विल टीपीए से नहीं गवर्न होता। विल गवर्न होता है इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो ये हम लोग टीपीए में जो भी पढ़ते हैं नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट,
सेल क्या है, टेस्टामेंट्री या नॉन टेस्टामेंट्री? नॉन टेस्टामेंट्री है सर। हाँ। लीज क्या है, टेस्टामेंट्री या नॉन टेस्टामेंट्री? नॉन टेस्टामेंट्री। लीज वगैरह से पूछा जाता है। और ये सब मेंस का क्वेश्चन है कि भाई राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर सेलर। इंटरव्यू पर्पज से ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस लंबे आंसर क्वेश्चन को मतलब इंटरव्यू में नॉर्मली नहीं पूछा जाता। आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और मोर्गेज पे, सारे मोर्गेज पे हमारा शायद यूट्यूब पे आया था तो पहला ही इंस्टांस था वीडियो बनाने का। हेडफोन वगैरह लगा के कुछ मतलब जैसे तैसे, मतलब हालांकि वीडियो ठीक है। वो सारे सीरीज देख जाइएगा। और उसमें सिंपल मोर्गेज जो है वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। एक बार वो 5-6 वीडियो हैं जो भी हैं उनको सारा देख जाइएगा। फिर हम लोग मोर्गेज पे उस पे चर्चा करेंगे। मोर्गेज सिंपल मोर्गेज है, कंडीशनल सेल, यूजुफ्रैक्चुअरी मोर्गेज, इंग्लिश मोर्गेज। सिंपल मोर्गेज में पोजीशन देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता? नहीं सर, नहीं देना पड़ता। सिंपल मोर्गेज में अगर सिंपल मोर्गेज में मोर्गेजर का पर्सनल अंडरटेकिंग होता, क्या होता? यस सर, पर्सनल अंडरटेकिंग होता है मॉर्गेजर हाँ। का। पर्सनली बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द हाँ। मॉर्गेज। और सिंपल मोर्गेज में मोर्गेजी को राइट है मोर्गेज पार्टी को सेल आउट करवाने का। हाँ। ही कैन फाइल अ सूट, ही अपने आप नहीं कर सकता। कोर्ट के ऑर्डर के बाद। हाँ। कंडीशनल मोर्गेज, सिंपल मोर्गेज, मोर्गेज बाई कंडीशनल सेल और इंग्लिश मोर्गेज। तो एक साथ में अब ये सब कंडीशनल सेल वगैरह से नहीं पूछ के यूजुफ्रैक्चुअरी मोर्गेज, मतलब जैसे आम का बगीचा आपको दे दिया, फ्रूट बेचिए, उसे उठाइए, तो यूजुफ्रैक्ट उसका प्रोडक्ट वगैरह। तो यूजुफ्रैक्चुअरी मोर्गेज में पोजीशन देना जरूरी है या नहीं? यस सर, यूजुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज पोजेशन मैंडेट देना है, मतलब हाँ। हाँ। और मोर्गेज बाई कंडीशनल सेल में सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, हम सुने नहीं क्वेश्चन, थोड़ा इशू। डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज नेसेसरी इनटू मोर्गेज बाई कंडीशनल सेल और नॉट? यस सर, नेसेसरी होता है। कहीं लिखा हुआ है कि पोजीशन डिलीवर करना मस्ट है? सेकंड सर, एक सेकंड। नहीं सर, डिलीवरी नहीं एसेंशियल है। हाँ। इंग्लिश मोर्गेज में? हाँ, उसमें है। और मोर्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इसको कौन सा मोर्गेज कहता है? इक्विटेबल मॉर्गेज। बैंक से लोन लेते हैं तो इक्विटेबल मोर्गेज होता, क्या होता है? इक्विटेबल मॉर्गेज होता है। अब बाय डिपॉजिट टाइटल डीड। अब थोड़ा सा इसको कैमरा ठीक करो, फेस कट रहा। यस, अब ठीक। हाँ। अब इशू ये है कि इक्विटेबल मोर्गेज, तो मोर्गेज हम कराने जाएंगे, कानूनी प्रक्रिया में पढ़ेंगे, लोन एडवांसमेंट और बैकिंग वगैरह स्मूथ तरीके से चले, तो इक्विटेबल मोर्गेज के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती, रिसाइटल होता, आपने ओरिजिनल जमा कर दिया, इक्विटेबल मोर्गेज क्रिएट हो गया। हाँ सर। स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगे, और बाकी सिंपल मोर्गेज पे स्टैम्प ड्यूटी भी लग जाएगा। तो इक्विटेबल मोर्गेज टू फैसिलिटेट द एडवांसमेंट ऑफ द लोन, तो बैंकिंग वगैरह में ये होता है। और जो कोई भी नहीं एनामुलस है, इसे मोर्गेज कवर हो जाएगा। फिर और वन से मोर्गेज, ऑलवेज ए मोर्गेज, क्लॉक ऑन रिडेम्पशन क्या होता?
The redemption is right to recover the mortgage property after payment of the mortgage debt. ये अच्छा, ये सूट फॉर रिडेम्पशन सूट फॉर रिडेम्पशन कौन फाइल करता है, मोर्गेजर या मोर्गेजी? Mortgager, हाँ, एंड सूट फॉर फोरक्लोजर कौन फाइल करता है? mortgagee. करेक्ट। और उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ सब्जुगेशन, इंटरव्यू पर्पस से जिसने पैसा दिया हिज नेम वुड बी सब्जुगेटेड। इंटरव्यू पर्पस से दैट इज नॉट मच, पूछा भी नहीं जाता है। और अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। मार्शलिंग क्या होता है? Marshalling का होता है right of a subsequent mortgagee अरेंजिंग द थिंग्स, यस। to arrange the things. Subjugation means substitution. Yes, sir. चार्ज किसे कहते हैं? सेक्शन 100। Sir, charge where an immovable property is said security for payment of money to another person. The transaction is not a mortgage. A charge is said to be created. हाँ, चार्ज जो है इज क्रिएटेड टू सिक्योर पेमेंट ऑफ मनी Yes, sir. when immovable party is offered as security for the payment of loan and if the transfer is not mortgage then वो क्या होगा? Charge होगा sir. बैंक वाले एनईसी मांगते हैं, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। वो देखते हैं कि मतलब हाउसिंग लोन वगैरह या बैंकिंग लोन में ये चार्ज की कोई भार है नहीं। ये पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मोर्गेज। तो चार्ज और मोर्गेज में, चार्ज और मोर्गेज में क्या अंतर है? Sir, पहला कि charge is not a transfer of property, but mortgage is a transfer of property. यस। Is created by the act of parties or by the operation of law. But mortgage is always the result of an agreement or stipulation between the parties. So it means that the charge creates a right to take to get the payment from that property. And mortgage, well, charge is a jus ad rem, and mortgage is a right in rem. गुड। Next, sir, charge will not take effect against a transferee acting in good faith for a consideration without notice. Mortgage will take effect against a transferee, whether acting with or without notice. यस यस। और ये कहा था मोर्गेज इज स्पेशली द एक्ट ऑफ द पार्टी, चार्ज इज आल्सो एक्ट ऑफ पार्टीज एंड मे अराइज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे कि charge is the act of party with the operation of law, and mortgage is the result of an agreement or stipulation. हाँ हाँ। और डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड लियन? Sir, charge होता है is always against immovable property. Lien is against movable as well as immovable property. Charge is the result of an agreement or is an act of the parties or by the operation of law. Lien always arises after the operation of law, and charge gives the charge holder the right to retain the property. And lien gives the and he can also realize the money from that property, but lien gives him the right to retain the property till the claim is satisfied. लीज लाइसेंस में क्या अंतर है? किसमें सर? लीज और लाइसेंस। सर, पहला कि लीज आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, लाइसेंस नहीं है। लीज आपका प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, लाइसेंस एक पर्सनल इंटरेस्ट है। लेसी कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट अ ट्रेसपासर, लाइसेंसी कैन नॉट सू द ट्रेसपासर। अच्छा, चौथा है कि जनरली लीज टर्मिनेबल नहीं होता बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लीज टर्म अनलेस देयर इज अ ब्रीच ऑफ द कंडीशन एंड ऑल दैट। लेकिन लाइसेंस को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड कैन बी टर्मिनेटेड, इट कैन बी रिवोक्ड। तो ये सब पोर्शन ठीक है, ये सब पोर्शन से इन सबों में उतना। और एसोसिएटेड होटल का केस किस चीज से है?
सर इससे लीज लाइसेंस से है। यस। और उसके बाद लीज वगैरह से एक्सचेंज, हाँ। टीपीए को खत्म ही करें। तो सर एक्सचेंज उसके अलावा हाँ कर दिन एक्सचेंज गिफ्ट्स और ये या एक सेशन रखा जाए टीपीए के लिए। और सर एक सेशन करके खत्म करते हैं कि अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो भी हम जल्दी करना है, इसको ठीक से कर लेंगे। तो